0 है, दैट इज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल। UNFPA सेज कोई भी कंट्री अगर 990 दैट इज 990 फीमेल्स पर 1000 मेल से कम का सेक्स रेशो शो करती है, इट इज रिग्रेसिव सेक्स रेशो। तो हमारा तो अल्ट्रा रिग्रेसिव हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। खाली यही एक वैल्यू नहीं है जो बताता है कि हमारे कंट्री में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। इसलिए इस टॉपिक को इसी पॉइंट पर रेलेवेंट बनाना बहुत जरूरी है। डू वी ओनली रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू सेक्स रेशो? ना, सेक्स रेशो पढ़ेंगे, रीजनल पैटर्न भी पढ़ेंगे, क्लियर नॉर्थ साउथ डिवाइड पढ़ेंगे। डू अंडरस्टैंड व्हेन आई से नॉर्थ इन पॉपुलेशन स्टडी, नेवर गो टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ जो है ना वो कल्प्रेट है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो फ्लैग बियरर ऑफ पॉसिबिलिटीज दिखाता है। इकोनॉमिक पैरामीटर पर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, दे आर स्टिल लगार्ड्स, but they are the location where only location on the map of the country where girl child have been actually consistently welcomed. 2011 census data table gave us child sex ratio not more than 900 in any of the northern states of the country. अब तो thankfully काफी improved है. So when you try to justify sex ratio, it gives me a very dreaded kind of image, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन we don't restrict it here. What we add, इसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को निकालते हैं। HDI टेबल से जब आप GII निकालते हो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हो, आप अपने लिए इतना रैशनल बेस क्रिएट करते हैं जहां पर आप विमेन एम्पावरमेंट मिशन को एक अपना थॉट प्रोसेस वाला आंसर बनाते हो। आप चले जाओ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर, पब्लिकेशन के कॉलम से एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर दो, 500-600 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है, पढ़ डालो उसको, आपको पूरी लिस्ट में सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आप क्या उन प्रोग्राम्स को अपने आंसर में लिखते हो? अगर उस तरीके से लिखोगे तो वो आंसर थोड़ी ना हो, तो एनसाइक्लोपीडिया हो गया। सोच कर देखो, GII के 3 इंडिकेटर्स होते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, जब यहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे। GII के 3 इंडिकेटर्स होते हैं। व्हाट इज GII? Gender Inequality Index. It is one of the indexes of HDI which states, which attempts to measure. I hope I'll be visible. Visible है, चलो बैठ जाते हैं। So it attempts to measure attainment, achievement in the 3 distinctive indicator between male and female population. उसके सब डिवाइड ले ले तो कुल 5 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। The first indicator of GII is called रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत पॉपुलर है, अब जैसे ही सब डिवाइड में आएंगे आप बोलोगे हाँ हमने सुना हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 2 सब इंडिकेटर हैं, वन इज अडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट एंड सेकेंड इज मेटर्नल मोर्टालिटी रेशो। MMR सबने सुना हुआ है। मेटर्नल मोर्टालिटी रेशो और अडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट को जैसे ही आप GII टेबल से इनकॉर्पोरेट आउट करते हो, वी डोंट कंपेयर इंडिया विद नॉर्वे, व्हाई शुड वी? नॉर्वे स्वीडन जैसी कंट्रीज हमेशा HDI टेबल में टॉप स्कोरर्स हैं। वी कंपेयर इंडिया विद कंपेरेबल इकोनॉमीज, तो हम इंडिया को सिर्फ ब्रिक्स के साथ कंपेयर करके अपना डेटा एनालिसिस रेडी करते हैं। अगर इंडिया में आज भी अडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट, एक फेस सेवर है ब्राजील, अगर आज भी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब अडोलेसेंट गर्ल is being subjected to motherhood burden, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, एजुकेशन नहीं दिया, ग्रूमिंग नहीं दिया, एक्सेट्रा, you have actually snatched right to live from that girl, because in such tender age motherhood is equal to maternal mortality ratio has to be high. जैसे ही आप विमेन एम्पावरमेंट मिशन 2017 का पहला प्रोग्राम उठाते हो और एग्जामिनर को बताते हो, इट इज कॉल्ड सबला, that is empowerment mission of adolescent girl, you justify that it is a priority program because India still continues to have very high adolescent fertility rate. अब आपका आंसर encyclopedia नहीं बन रहा। जब मेरे पास ICDS है, जब मेरे पास जननी शिशु सुरक्षा है, तो फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्यों है अंडर नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन 2017? Because maternal mortality ratio in the country is high, of course, because of
home delivery without any medical factors and etc. Lack of availability of prenatal, postnatal health in nutrition, वो सारी चीजें. तो ICDS and Janani Shishu is taking care of that. What is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana is doing? It is attempting to ensure part compensation of wage loss due to the delivery of baby, so that the females can at least be entitled to the medically required maternity leave. क्योंकि maximum of female workforce in our country even today is in unorganized sector. बनता है ना आंसर. आप इंफॉर्मेशन तो डालेंगे, फैक्ट्स तो डालेंगे, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट विद अ लॉजिक. सो जैसे ही आप GII पिकअप करते हो ना, यू आर डन विद all the provisions that goes with the National Women Empowerment Mission, and it becomes so full proof कि आपने एक population का fundamental सा composition का study किया, but you have made it totally relevant and applicable head. इसको हम full proof cover करते हैं यहाँ पर. इसको कहीं छोड़ने का कोई काम नहीं होता. यहाँ तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डोमेन चला जाता है, तो वी डोंट कंप्लीट इट, बट दिस इज कंप्लीटेड. सो आई एम राइटिंग नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन. आई हैव जस्ट रिटन मिशन कंप्लीटली, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2017 ऑनवर्ड. सारे प्रोविजंस GII के साथ बड़े आराम से एसोसिएट होते हैं. जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे. इतना लिखने के बाद आपको सिलेबस पेज में आना है, तो लिखकर हमें गो अहेड दो. सिलेबस पेज में आप टिक करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको अपना सिलेबस को जस्टिफाई करते रहना है बार बार. ये आ गया, इसको हमने पढ़ लिया, या हम इसको इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बताएं, आ जाएं सिलेबस पेज पर, आ जाओ जरा. ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपने टिक कर लिया था. उसके आगे ही लिखा है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, है ना. हमने इसी को अपना सेकंड हेडिंग बनाया. उसके आगे देखो सेक्स रेशो, क्या आ गया हमारे स्टडी प्लान में, टिक कर लीजिए. उसके आगे देखिए एज स्ट्रक्चर, हमने एज कॉम्पोजिशन लिखा, आ गया हमारे स्टडी प्लान में, टिक करो. आगे बढ़ो. लिटरेसी रेट नहीं पता, नहीं लिखा अभी. वर्कफोर्स, has this appeared? Yes. डिपेंडेंसी रेशो, yes. एज स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये अपने आप ही आ रहा है. And then longevity, life expectancy, yes or no? Are all these done there? तो organize हो गया ना content, क्योंकि dependency ratio is high. थोड़ा सोच कर देखो. In a given population, there is higher dependency ratio. True false बताना class. In a given population, in a given region, किसी भी region में, population composition is such that the dependency ratio is high. Am I correct in saying? Workforce will be less. और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सा हुआ? यंग एज एंड ओल्ड एज, क्योंकि मिड एज होता है ना वर्किंग एज ग्रुप. आई थिंक इट इज क्लियर. सो यू ऑटोमेटिकली टेक देम टू बी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. उनके बाद साथ में क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम है वो भी टेक इन टू अकाउंट. अच्छा, ये हुआ आपका डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स विद एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स कॉम्पोजिशन. एट्रीब्यूट्स को खत्म नहीं करते, तो यहीं पर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करके. इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई विल राइट इट हियर. डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, एज कॉम्पोजिशन डन हो गया, AB, तो C यहां लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको यहीं पर ही पढ़कर खत्म करेंगे. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही डाइसी टॉपिक है. लिटरेसी, सिलेबस में लिखा लिटरेसी रेट. अच्छा, सोच कर देखो, कभी भी सोच कर देखो. UNFPA, different other organizations, agencies have attempted it. अगर हम गूगल सर्च करें तो हमें वर्ल्ड मैप पे लिटरेसी मैप मिल जाएगा, बट कोई भी ऑफिशियल UNFPA का ग्लोबल लिटरेसी मैप नहीं बनाया. लिटरेसी नाउ सिंस 1981, दैट इज UNFPA 80-81 टेबल्स और इंडिया का 1981, हैव बीन मेड इफेक्टिव लिटरेसी. सोचो जरा सा, लिटरेसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स वन ऑफ द डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स विच इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड. एबिलिटी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड. सो मान लीजिए मेरे नाम में 5 लेटर्स आते हैं, NEETU. आई कैन रीड दैट, आई कैन राइट दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई एम लिटरेट.
इफ आई कैन रीड, राइट, अंडरस्टैंड माई नेम, आई एम लिटरेट। अच्छा, अब इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कितना ओपन एंडेड टर्म है, एक एग्जाम्पल के साथ समझो, बहुत कन्विंसिंग होगा। यू आर डिग्री होल्डर, PhD होल्डर ऑफ एग्रीकल्चर, आई एम एन इलिटरेट फार्मर। You are degree holder in agriculture, I am illiterate farmer. Is it not very likely that I'll be having more understanding of practicality of agriculture than you with a formal degree? Yes or no? Understanding अपने आप में इतना open ended expression हो गया. So literacy, because goes with such undefined kind of definition, it's very difficult for us to create out a dependable map pattern of literacy. That is the reason, since 1981, effective literacy rate taken into consideration, effective is number of literate population divided by total population, divided by total population aged 7+. भाई 0 से 6 ईयर को लिटरेसी में क्यों डालोगे? How they can be literate? They have not even gone to school. So effective literacy क्या हो गया? With 7+ age multiplied by 100. This is how we have started taking it. We do justify that literacy rate of India have shown considerable improvement, but we don't learn, we population geographers don't learn it as literacy as only ability to read, write. We more focus on ability to understand, ability to become adaptive, ability to incorporate technical, practical skilling. तो उस डेविएशन में हम इसको डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन या सोर्सेज ऑफ ग्रोथ के साथ रिलेट करके बात करते हैं। लिटरेसी रेट के बारे में जरूर समझ जाते हैं, व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ लिटरेसी दैट वी टेक इनटू अकाउंट, बिकॉज दैट आल्सो गिव्स अस अ वेरी पॉइंट ऑफ चैलेंज। जेंडर इनइक्वालिटी एंड लिटरेसी अभी नहीं ले जा रहे, अननेसेसरी डेविएशन होगा, सो विल टेक दैट अकाउंट। सो विल टॉक अबाउट लिटरेसी रेट। तो ये मेरा C पॉइंट हुआ, यहाँ खत्म। Demographic attributes as A, B and C is major part of my syllabus. Before I go there, हम पेज ऐड कर देते हैं, D लिखेंगे नहीं, हम इसको नंबर 3 बनाते हैं। है तो demographic attribute ही, but it's good that it is handled separately. What is that? Migration. तो हम इसके बाद पहुंचेंगे माइग्रेशन पर, और माइग्रेशन में हमें पढ़ना है दोनों, इंटरा नेशनल माइग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में इंटरा रीजनल, इंटर रीजनल करके लिखा हुआ है, एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। एवरीथिंग, कॉजेज, कंसिक्वेंसेज, ट्रेंड, पैटर्न, एवरीथिंग विल बी लर्निंग है माइग्रेशन। बिफोर आई आस्क यू टू डू एनीथिंग एल्स, पहले सिलेबस पेज में आओ, टिक करना शुरू करो। आपने अब लिटरेसी रेट भी देख लिया, टिक कर लीजिए उसको। और माइग्रेशन में देखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटर रीजनल, इंटरा रीजनल, इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। आई हैव टोल्ड यू विल बी लर्निंग इंटरा नेशनल, सब टर्म्स को समझो, विल मेंटेन इट एज इंटरा नेशनल। तो फिर सिलेबस में ये क्या लिखा हुआ है? इंटर रीजनल, इंटरा रीजनल। आई एम माइग्रेटिंग from Awadh plains of Uttar Pradesh to Rohilkhand plains of Uttar Pradesh. Rohilkhand is agriculturally more sound. Eastern Uttar Pradesh is comparatively economically backward. So I am migrating from Eastern Uttar Pradesh to Western Uttar Pradesh. That is, I am migrating within a state. Which type of migration I am showing? Intra-regional. I am migrating from Uttar Pradesh to Maharashtra. इंटर रीजनल। बात समझ में आ रही है? और हम सिर्फ इंटरा और इंटर रीजनल नहीं पढ़ते, हम इंटरा सेक्टोरल एंड इंटर सेक्टोरल भी पढ़ते हैं। इंटरा सेक्टोरल, आई एम मूविंग फ्रॉम विलेज ऑफ अवध टू विलेज ऑफ रोहिलखंड। रूरल माइग्रेशन, तो क्या हुआ ये? इंटरा सेक्टोरल। सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। एंड आई एम माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, intersectoral. So that is the reason I have selected the term intranational. Causes, consequences, trend, problem, सारी चीजें, because and here we'll take a slight leap. कुछ टर्म्स हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बता देंगे ये टर्म अभी बॉक्स में हमने नहीं बताया इसके बारे में कुछ, इसको अभी छोड़ो, आगे बढ़ो। जैसे ही अर्बन सेंसस डेफिनेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस इन इंडिया बताएंगे वो क्लियर हो जाएगा। सो विल बी लर्निंग दैट, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। सोच कर देखो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर।
11,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। आपको क्या लगता है दिल्ली में बर्थ रेट इतना हाई है कि पॉपुलेशन इतना हाई होगा? इट्स बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। इन आर कंट्री 6 टॉप अर्बन अग्लोमरेशन। अब अर्बन अग्लोमरेशन हम पॉपुलेशन में नहीं समझा सकते, हम उसको एक टर्म लिखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि सेंसस डेफिनेशन में अर्बन अग्लोमरेशन, आउटग्रोथ, सेंसस टाउन एंड स्टैट्यूटरी टाउन आर द 4 अर्बन यूनिट्स आइडेंटिफाइड, so that we learn when we get on to census definition. When I talk about 6 urban agglomeration, थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, आप सिटीज के नाम तो जानते ही हो, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। 6 urban agglomeration, cities पढ़ो अभी, 6 cities accounts for more than 20% of total urban population. इनका इतना population कैसे है? Because of immigration. And that immigration includes both. 2011 census मेरे राडार पर है. That immigration includes both. बहुत interestingly, Delhi and Bengaluru. I think map of India में आप आराम से फ्लैश कर पा रहे हो कहाँ? हम मैप प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी शुरू करते ही. Delhi and Bengaluru have got rural urban migration as main cause of population growth. However, the other 4 mega cities, नाम बता दो. दिल्ली, बेंगलुरु डिलीट आउट हो गया. ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद have got urban migration as the reason for their heavy population. So we do take the understanding of individual cities and regions and etc. into our account. तो थोड़ा सा मिक्सिंग है, बट वी ट्राई टू कवर इट अप कंप्लीटली. ठीक है, अब जरा अपने सिलेबस पेज में आके माइग्रेशन आपने टिक कर लिया. अब जरा चौथे पॉइंट को लिखें. अब यहां पर देखना क्या मैसिव मिक्स है. अब हम पहुंचते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज. टेक्निकली ये हमारा लास्ट हेड होगा पॉपुलेशन स्टडीज का. अच्छा भाई, एक एवरेज थिंकिंग स्टूडेंट क्या सोचेगा कि भाई पॉपुलेशन प्रॉब्लम इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होना चाहिए? वी आर ह्यूज पॉपुलेशन. हमारा पॉपुलेशन साइज ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो बिल्कुल सही, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ए is relating to my size, and because it is relating to my size, we have been anti-natalist country since the beginning. I am writing anti-natalist. Anti-natalism is population policy oriented towards controlling birth. India became the first explicit developing country to mobilize population policy in 1951. तो बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं. एग्जामिनर ने मुझे दिया पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग या पॉलिसी, मेरे आंसर में पॉपुलेशन साइज आना चाहिए. 2024 जनरल इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए न्यू प्रपोज्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज को भी कोल्ड बॉक्स में डाल दिया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसा डोमेन इंडिया के लिए बड़ा ही सेंसिटिव सा मैटर है. बिकॉज वी डोंट इवन वांट आवर पेरेंट्स टू इंटरफेयर इन आवर डिसीजन ऑफ वेदर वी वांट टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, नॉट गिव बर्थ टू चाइल्ड एंड एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करे, नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. दैट इज द रीजन इट हैज बीन साइडलाइन, बिकॉज जो हमारा लास्ट, अभी तक भी उसको लिखते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी. न्यू 20 साल पुराना. Year 2000 we had the last population policy of ours. So we are at the verge of getting a new population policy before 2024. ये आने वाला नहीं है. So we can easily take up what is the present nature of antinatalism. ये हुआ एक पॉइंट. अब जरा सा थोड़ा सा above average thinking करो. पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या सिर्फ साइज के साथ रिलेटेड है? नहीं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एज के साथ भी रिलेटेड है, सेक्स कॉम्पोजिशन के साथ भी रिलेटेड है. बाय द टाइम विल रीच हियर वी विल ऑलरेडी बी डन विद population problem with age. Job seekers are required to provide with gainful job. Old age population is required to be provided with dignified living. They must not be felt worthless
because they are done with the job and are now dependent population, whether it is the general well-being or it is medical and health support, societal acceptance and every other thing. By the time we'll reach here, we will already be done with these, क्योंकि हम एज के साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड कर चुके होंगे, गेरियाट्रिक्स प्लानिंग कर चुके होंगे, नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन हमारे राडार पर होगा, तो दिस विल बी डन, बट विल गिव आवरसेल्व्स अ रेपुटेशन कि भाई जब अगर पॉपुलेशन प्रॉब्लम आएगा तो आप ये भी लिखोगे, और यहां भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। तो इन दोनों को टिक इसलिए कर दिया कि बाय द टाइम विल रीच हियर विल बी डन विद इट, हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, पर हम छोड़ेंगे नहीं जब हमें आंसर लिखना है। अब सोचो नंबर डी, आपको जाना है, हमने पेज लिखा होता ताकि हम गड़बड़ ना करें, पलट दिया हमने, आपको जाना है पेज नंबर 14, पहुंचो, पहुंच गए? टॉपिक आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है कंटेम्पररी इश्यूज। यस ऑल ऑफ अस, कंटेम्पररी इश्यूज में आपका ऑलमोस्ट ऑन थर्ड फोर्थ लाइन एक सब हेडिंग दिखाई दे रहा है, population explosion and food security. yes or no? population explosion तो population के साथ पढ़ ही लोगे, साइज आ ही गया। food insecurity is still a grave demographic challenge in our country. Do you agree to this? एवरेज थिंकिंग में रहोगे तो एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे, अबव एवरेज सोचोगे तो ही अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे। कौन सा डेमोग्राफिक प्रॉब्लम पिकअप कर लिया? फूड इनसिक्योरिटी, सारा का सारा डोमेन। What is food insecurity as identified in India? How do Niti Aayog takes up the dashboard of Sustainable Development Goal 1, 2 and 3 to identify food security? What are the different programs and policies that India is attempting? आप कितने सारे write-ups पढ़ चुके हो? India is the example of the country that is having availability of food, accessibility of food. Only problem, major problem is stability is not there, यूटिलाइजेशन इज नॉट देयर। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स कहे जाते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। कम ऑन, वी आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एवरी सेकंड क्रॉप ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, एंड वी आर द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रनिंग लार्जेस्ट कुक्ड मील फूड स्कीम। सुनकर ही आश्चर्य होता है कि हमारे कंट्री में हंगरी पॉपुलेशन कहां से। इट हैज टू डू विद इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इट हैज टू डू विद इनअप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी। अब फिर से आ गया ना आपका नया प्रोग्राम ओरिएंटेड टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, विच इज एनलार्जमेंट ऑल कोरिलेटेड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ओल्डर वर्जन। सो विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो ये एक और डायमेंशन हुआ पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड प्लानिंग का। फिर भी खत्म नहीं हो रहा, कंटेम्पररी इश्यूज को देखो। लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है एपिडेमिक, दिखा? यस नो? यस, हाईलाइट कर लो इसको, हम पॉपुलेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। हाईलाइट कर लिया? अब आ जाओ जरा पॉपुलेशन के सिलेबस पर। लास्ट टॉपिक देखो, हेल्थ इंडिकेटर्स। यस और नो? चलो भाई, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नंबर ई, हेल्थ। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, यू हैव टू टेक इनटू रेफरेंस कंटेनमेंट एंड प्लानिंग ऑफ एपिडेमिक। अभी तक भी पास्ट टेंस में नहीं बोल रहे, एपिडेमिक पढ़ोगे तो पैंडेमिक मैनेजमेंट को भी ऐड कर लेने में भलाई है, तो हम ऐड कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कितने डायमेंशन हो गए इंडियन पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड प्लानिंग के? 5। आपने 20 मार्कर आंसर में 3 पेज में खाली साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एंटीनेटलिज्म लिखकर छोड़ दिया। खुद ही बता दो आपका आंसर कंप्लीट है? इवन इफ इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन जहां आप 2 पेज लिख रहे हो, वहां पर भी आप एक प्रॉब्लम को कैंची से काट नहीं सकते, आपको कंटेंट को श्रिंक करना पड़ेगा, लिखना 5 ही पड़ेगा। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कंटेम्पररी इश्यूज से 2 टॉपिक उठाकर एडजस्ट कर लिए। कौन कौन से? एपिडेमिक डाल दिया और वी हैव पुट ऑन फूड सिक्योरिटी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बाय डिफॉल्ट हम पॉपुलेशन के साथ पढ़े। आगे बात समझ में? ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मल हेडिंग। अब क्या करो, मैप ऑफ इंडिया खोल लो जरा अपने सामने, एक थोड़ा सा अच्छा सा लीड देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते।
किससे शुरू कर रहे हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैप ऑफ इंडिया चाहिए, सब लोग खोल लीजिए। आप बोलोगे हमें तो मैप ऑफ इंडिया पता है, जरा देखना कि हम उसको किस डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। ये वाले टॉपिक से शुरू, अभी हेडिंग मत बनाओ, अभी थोड़ा सा एक वार्मिंग अप इफेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे। I have to learn growth and distribution of Indian population. I don't need to emphasize that we as geographers are more concerned with pattern distribution, but we are not aloof of, we cannot be ignorant of time and trend. तो लिखवाते समय तो आपको टाइम से ही शुरू कराएंगे, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं। आपके सामने पॉलिटिकल फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, देखो कितनी आसानी से डेटा याद हो जाएगा और पैटर्न क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अगर पॉपुलेशन पैटर्न क्लियर है ना, तो सेटलमेंट क्लस्टर्ड है कि डिस्पर्स्ड है, रीजनल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट में कौन कौन से रीजन से इनइक्वालिटीज है, वो सारी चीजें बड़ी एकदम स्मूथ ग्लाइड में आती है। तो बहुत ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। पॉलिटिकल फिजिकल मैप को ओवरलैप करना है। आई एम डेफिनेटली नॉट क्वेश्चनिंग योर नॉलेज अबाउट इंडियन पॉलिटिकल मैप, बट हम उसको ओवरलैप करना चाह रहे हैं विद फिजियोग्राफी। क्लाइमेट तो हमें ज्यादा पता नहीं। फिजिकल मैप में आप कलर को कन्वेंशनल सिंबल के तौर पर यूज करते हैं। फिजिकल मैप कलर इज सिंबल, कन्वेंशनल उनका डिफाइंड मीनिंग है। आप ध्यान से फिजिकल मैप के कॉर्नर साइड में देखेंगे तो आपको की दिया हुआ है कलर का, दैट ब्राउन कलर इज शोइंग हाइट of 3000 plus meters, green color is showing height 200 meters from the mean sea level, yes or no? So physical map में कलर बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। कोई सा भी स्कूल एटलस, कोई से भी ईयर का प्रिंट का स्कूल एटलस आप उठाओगे, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आपको ब्राउन कलर ही दिखाई देगा। बट जब आप पॉलिटिकल मैप पर आओगे तो ये पब्लिशर की मर्जी है कि वो वेस्ट बंगाल को येलो, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक कुछ भी कलर में दिखा दे, क्योंकि पॉलिटिकल मैप में कलर का कोई कन्वेंशनल मीनिंग नहीं होता। इट इज जस्ट बीन डन टू मेक इट यूजर्स फ्रेंडली। अब आप खुद से देखो ना, कलर है तो इज इट नॉट बिकमिंग वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि भाई मध्य प्रदेश की इंटर स्टेट बाउंड्री कौन कौन से स्टेट्स के साथ है। बड़ा विजुअली क्लियर मुझे मध्य प्रदेश की टेरिटरी दिखाई दे रही है, यस और नो? So that to make it users friendly. Physical map में color is symbols, conventional, which cannot be changed. तो brown hair is standing for mountain, yellow hair is standing for plateau, and green hair is standing for plain. एक क्वेश्चन का आंसर दो, yes or no. कुछ नहीं लिखना है, please concentrate all of you. Yes, no आंसर देना. Do I sound correct if I say generally, एकदम general statement? That as and how I keep on increasing the height from plain to plateau to mountain, population का जो size है वो कम होता जाएगा। True? Virtual class? When I take reference of increasing height, you are having lesser carrying capacity, तो population का size कम होना चाहिए। अब उस logic को अपने दिमाग में रखो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे swing करते रहो political physical map में। I am in northern part of India. I am in northern part of India. I want you to refer the two union territories of our country, Ladakh, Jammu and Kashmir. Continuously travel, enter Himachal Pradesh, then Uttarakhand. Have you seen it? Transfer it on physical map. Am I correct in saying that these two union territories and two states are near completely mountainous? जल्दी जल्दी yes no बोलते जाओ भाई। yes, so union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir and states of Uttarakhand and Himachal Pradesh हो गए हमारे mountainous administrative units। अच्छा, 2011 का सेंसस है हमारे पास, उसी के बेसिस पर हम ये ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्टेट, आंध्र प्रदेश नॉट बाइफरकेटेड। ये सारी चीजें हमें अपने आप को बार बार याद करानी पड़ेंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज काउंटेड एज 5th मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज आंध्र प्रदेश एज यूनाइटेड, नो तेलंगाना। सो ये सारी चीजें डेटा की रैशनैलिटी को जस्टिफाई करती है, इसलिए। अदरवाइज अभी हम यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि हमें यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर का डेटा हमारे पास है। अच्छा, एनी केस, सो इट इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, माउंटेनस हो गया। चलो अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में।
When I come to northeast, which are the states of our concern? Political map में रहिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट छोड़ रहे हैं हम? असम। असम को एक टेक्निकली अलग लुक देते हुए बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ले जाओ जरा फिजिकल मैप पे। समझ में आया क्यों असम को अलग किया? यस और नो? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 + 1 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम इज डोमिनेंटली प्लेन, बाकी सब के सब डोमिनेंटली अपलैंड है। माउंटेन बोलना थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए अपलैंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। विच आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी आ रहे हैं ना, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बोले। विच आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन सो फार। कितनी आराम से आप पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को समझोगे वो आप कभी खुद ही देख लेना। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, माउंटेनस, काम खत्म, हटा दो। 7 out of 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नेमली सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय आर अगेन अपलैंड। तो इन सब में किस तरीके का पॉपुलेशन शेयर होना चाहिए? मॉडरेट से लो होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी कम है। असम द ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट counted among dense clustered states of our country. It accounts for more than 40% of northeastern population. आपके सामने रीजन दिखाई दे रहा है। It's dominantly plain. Come on, पूरा ब्रह्मपुत्र वैली है यहाँ। Yes or no? प्लेन में क्या होता है? पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। वापस आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर पे और स्लोली साउथ की तरफ ट्रैवल करो। पॉलिटिकल मैप पे रहिए। द स्टेट्स दैट इज देयर इन आर राडार आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। दोबारा से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। फिजिकल मैप, प्लेन स्टेट्स। ऐसा नहीं है टोटली प्लेन है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा हिली दिखता है, राजमहल हिल्स, बट डोमिनेंटली प्लेन्स। यस ऑल ऑफ अस? डोमिनेंटली प्लेन्स। कंफर्टेबल ऑल ऑफ अस? अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको देखो। पॉलिटिकल मैप में जरा वेस्ट बंगाल को ध्यान से देखना। पॉलिटिकल मैप में कलर होने का क्या रेलेवेंस होता है, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, तो हम मिस नहीं करते जब भी हम मैप को इस लेवल पर बात करते हैं क्लास में। वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल टेरिटरी कहां एक्सटेंड कर रहा है, उसको देखने के लिए कलर्ड पॉलिटिकल मैप कितना आसान है, खुद से देखो। आई कैन नोटिस दैट वेस्ट बंगाल एक्सटेंड्स साउथ ऑफ सिक्किम, नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो, एंड दैट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सब हिमालयन वेस्ट बंगाल। जहां न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उसको सब हिमालयन वेस्ट बंगाल बोलते हैं। वो हिमालयन नहीं है, प्लेन्स पर है, इसलिए उसको सब हिमालयन वेस्ट बंगाल बोलते हैं। So we have to take West Bengal along with, of course, Assam तो आपने पहले ही काउंट कर लिया, तो चलो ऐसे काउंट करते हैं। From Assam to Punjab, political map, come on, from Assam to Punjab, कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड कर दिए? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इज प्लेन। ठीक हो गया? हो गया। अब एक स्टेप साउथ में जा रहे हैं हम, अभी रिपीट करते हैं, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, देखो, कन्विंस करो अपने आप को। डेटा टेबल याद करना बहुत आसान होता है इसके बाद। आई एम रैंडमली सेलेक्टिंग सम स्टेट, सो बी देयर इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। मिल गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, चारों को उठाकर ले जाओ फिजिकल मैप पर। दे आर नियर टोटली प्लाट्यू स्टेट्स। छोटे 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 प्लेन्स हो सकते हैं, बट डोमिनेंटली प्लाट्यू। अग्रीड? अग्रीड? अग्रीड। जरा पॉलिटिकल मैप पर रहिए। अब कौन कौन से स्टेट्स बचे हमारे पास? हम ना वेस्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। सदर्न राजस्थान में, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, चलो बाद में बताते हैं, डेविएशन होगा। पहला स्टेट पकड़ा राजस्थान, 1 स्टेप साउथ गुजरात,
1 step south, महाराष्ट्र, another step south, कर्नाटका, गोवा भी ले लो, गोवा छोटा है अभी छोड़ दो, कर्नाटका, साउथ, केरला, चेंज द शोर लाइन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। हमने लगभग सारे मेजर स्टेट्स काउंट कर लिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सबको फिजिकल मैप पर ट्रांसफर करो। डू आई साउंड कन्विंसिंग इफ आई से दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ आवर कंट्री दैट हैव गॉट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाट्यू एज वेल एज प्लेन? Come on, Andhra Pradesh, deltaic plains of Godavari, Krishna and plateau interiors of Telangana, yes or no? Tamil Nadu, deltaic plains of Kaveri and Vaigai and interiors of southern hills, Javadi, Shevaroy, Nilgiris, Anamalai, getting it or not? आज जरा गुजरात में जहां पर पूरा का पूरा बिपर जॉय का जॉय फुल सिनेरियो चल रहा है। अच्छा बताओ जरा, अभी जो दिल्ली में बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है? बिपर जॉय की वजह से। पर हम तो हमेशा पढ़ते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो कोस्टल एरिया में ही होना चाहिए, दिल्ली तो कोस्टल है ही नहीं किसी भी पॉइंट पर। पूरा का पूरा सदर्न राजस्थान इज फ्लडेड, सिरोही, बाड़मेर एकदम बाढ़ आ चुकी है बिकॉज ऑफ बिपर जॉय। And the northwestern part of India, including capital city, is experiencing torrential, is not the case, lighter rains because of the same thing. So are we required to change the definition कि भाई tropical cyclone जो है ना वो coastal area को भी influence करेगा और continental interiors को भी करेगा? ना, जो हम experience कर रहे हैं plains में वो cyclone नहीं है। वो क्या है? टेम्परेचर क्या चल रहा है हमारे नदर्न प्लेन्स में? अभी तो खैर कम हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, अभी टेम्परेचर आपका 35-37 पर चल रहा है। इधर 1 फोर्टनाइट बैक पर जाओ, इट वाज 42-43, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर सिस्टम इन अरेबियन सी, जब वो मॉइस्चर लेडन लो प्रेशर सिस्टम से आप मॉइस्चर लेडन विंड को लैंडफॉल करा रहे हो, विल इट नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इमेंस लो प्रेशर इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर? ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है दैट इट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग प्रेसिपिटेशन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑल्सो। अगर ये चलता रहा 10-15 साल तक ऐसे ही, तो हमारे सारे टेक्निकलिटीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें बदलने पड़ेंगे। अभी तक हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड। इट इज नॉट नॉर्मल, बट इफ इट इज गोइंग टू कंटिन्यू देन इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अंडरस्टैंडिंग। हम कहां से भटक गए? अच्छा, हम भटक गए थे प्लेन से। राजस्थान में आओ, राजस्थान में वेस्ट राजस्थान को देखो, फिजिकल मैप में लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्लाइमेटोलॉजिकली डेजर्ट है, फिजियोग्राफिकली तो प्लेन है, क्योंकि अरावली के ईस्ट में वो सारा टेबल लैंड में आता है। वैसे ही गुजरात में देखो, नदर्न गुजरात जिसको कच्छ पेनिनसुला बोलते हैं, है सॉल्ट मार्शेस बट फिजियोग्राफिकली तो प्लेन ही है। और जब आप जाओ कठियावाड़ में तो वो प्लाट्यू है। आई होप इट इज कंफर्टेबल। सो दोबारा से बोल रहे हैं, विच आर दी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री दैट कैन बी डिफाइंड टू बी, एंड एकदम जनरल, उनका शेयर वेरिएबल है, हम उनका शेयर को कंपेयर नहीं कर रहे, विच आर डिफाइंड टू हैव डोमिनेटिंग शेयर ऑफ, रिकॉग्नाइजेबल शेयर ऑफ प्लेन्स एंड प्लाट्यू बोथ। तो ये कौन कौन से हुए? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा बीइंग स्मॉल इन साइज, जानबूझकर छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, माउंटेनस अपलैंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम प्लेन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड प्लाट्यू, रेस्ट ऑफ इंडिया प्लेन प्लस प्लाट्यू। कभी देखा था मैप ऑफ इंडिया को इस तरीके से? नहीं देखा था। अब देखना इसकी मजेदारी क्या होगी। चलो आओ हेडिंग बनाते हैं। पहला हेडिंग शुरू हो गया, ग्रोथ एंड, आप कहाँ भाग गए? चलो हम दोबारा से हेडिंग बनाते हैं, हमें ज्यादा जगह भी चाहिए। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ब्रैकेट में जरूर लिखना, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन।
सो द वे आई हैव इंट्रोड्यूस टू मैप ऑफ इंडिया, वो हम अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें पहले टाइम फैक्टर को लेना है, तो इसलिए हम पहले ग्रोथ के बारे में बात करें, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको समझाना शुरू करेंगे। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 1, सेंसस डेटा टेबल though is available since the late 19th century, Indian demographic analysis, Indian demographic analysis incorporate data table from the beginning of 20th century ब्रैकेट में लिखेंगे 1901 सेंसस, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट पॉइंट, traced from the beginning of 20th century Indian population trend is categorized into four phases। फोर फेजेस को बबल में डाल दो या अंडरलाइन कर दो, एंड देन टेक दीज फोर फेजेस। ईयर्स को ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली जब आप अंडरस्टैंड कर जाओ, उसका जो ओल्डर डायमेंशन उसको आप डिलीट आउट कर सकते हो, बट छोड़ना अभी एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। सो 1981 टिल डेट। अब टिल डेट में तो हमारे पास डेटा टेबल 2011 सेंसस तक ही है, सो वी डिवाइड इट लाइक दिस। फोर फेजेस हम बोलते भी जा रहे हैं। पहला फेज लिखा है स्टेबल पॉपुलेशन फेज, and it is traced between 1901 to 21 censuses. दूसरा लिखा है स्लो ग्रोथ फेज, that is between 21 to 51 censuses. Third is exponential growth phase. That is 51 to 81 censuses. And finally is growth with stability phase, 81 till date. चलो भाई थोड़ी देर के लिए पेन ड्रॉप करो। हमारे सेंसस की बिगिनिंग आप लेट 19th सेंचुरी से देख सकते हो। जो रिक्वायर्ड डेटा टेबल हम देख रहे हैं वो हमें 1891 सेंसस से मिलता है।
लेकिन वी डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। 1901 से शुरुआत करने के पीछे क्या रीजन है अभी प्रूफ कर रहे हैं। अदरवाइज ट्रूली स्पीकिंग 1951, फलक लास्ट लाइन ये डी लिखवा है ना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ब्रैकेट में 1981 टिल डेट, ये लिस्ट हम डिक्टेट कर रहे थे, लिख दिया था आपके लिए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए 1951 was the first census of independent India। 1951 सेंसस ऑनवर्ड्स डेटा की क्रेडिबिलिटी थोड़ी आई है, लेकिन 1901 से पढ़ने के पीछे क्या रीजन है अभी हम आपको समझा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न ट्रेंड, टाइम, वी आर ट्राइंग टू लर्न डेमोग्राफिक साइकिल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों बोलते हैं दैट इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री which is growing with stability? I am talking about population growth, I am not talking about economic growth. We are example of the country which has become most populous country of the world. Our growth however is considered to be at a slower pace compared to what it was pre 1981. इसके लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ता है सेंसस के डेमोग्राफिक साइकिल का, which is derived from one of the very basic concepts of demography. आप सेंसस का डोमेन के हिसाब से समझो। I am shrinking this, इसी के पैरेलल डायग्राम बनाएंगे, आपको समझाने में आसानी होगी, ध्यान से देखेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1951 इज गिविंग मी दिस डेमोग्राफिक साइकिल फॉर इंडिया। इस डेमोग्राफिक साइकिल में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 चीजों का प्लॉट कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम इज बीन प्लॉटेड एंड वर्टिकल एक्सिस में आप बर्थ रेट और डेथ रेट को प्लॉट कर रहे हो। कोई टेक्निकल डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ऐसा समझो, बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, मेक इट लेमैन्स डेफिनेशन, नंबर ऑफ एडिशंस पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, एंड व्हाट इज डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, सब्ट्रैक्शन पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। डू आई साउंड करेक्ट इफ आई राइट इट हियर, that if birth rate will be more than death rate, total population will increase. कॉन्फिडेंट खुला हंसते हुए यस, ऐसे क्यों डिप्रेस्ड हो सारे। यस, इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर दैन डेथ रेट, मतलब एडिशन पर 1000 पॉपुलेशन इज मोर दैन सब्ट्रैक्शन, एकदम इनह्यूमन लग रहा है सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं डेथ रेट को, बट समझने के लिए सब्ट्रैक्शन पर 1000 पर ईयर, बाय डिफॉल्ट द टोटल पॉपुलेशन विल ग्रो। अब इसी चीज को बड़े ध्यान से इस तरीके से समझते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज द कलर सो दैट इट बिकम्स एविडेंट। इंडियन डेमोग्राफिक साइकिल को सेंसस इस तरह से प्रेजेंट करती है, ये थोड़ा सा हाफ वे कंस्ट्रक्टेड एक बड़ा ही पॉपुलर मॉडल है हमारे सिलेबस का, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बोलते हैं। हम इसको सिर्फ सेंसस के डोमेन में पढ़ना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं। ध्यान से देखते जाओ क्या कर रहे हैं। सो आई हैव गॉट फ्लक्चुएटिंग हाई, थोड़े लंबे समय तक रखेंगे और उसके बाद उसको डिक्लाइन कर देंगे। हमने व्हाइट कलर से बर्थ रेट का टाइम ट्रेंड प्लॉट किया सेंसस के हिसाब से। अच्छा, अब इसके बाद कलर चेंज करके आई एम अप्लाइंग डेथ रेट। So death rate is high and have started declining and is declined to this. ये है मेरा डेथ रेट और हम इसके रेफरेंस पर डिमार्केट आउट कर रहे हैं। बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, इसलिए हमने इसी पेज पर इसको बनाया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। दिस इज 1921, दिस इज 1951, इसको स्किप कर सकते हो, एंड दिस इज 1981। थोड़ी देर के लिए देखें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ी देर के लिए दोनों चीजों को देखो ध्यान से। ए एज पर आवर लिस्ट, इट इज द फेज ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। वाई? High birth rate was counterbalanced by high death rate.
टोटल पॉपुलेशन को तो स्टेबल होना ही है, समझ में आया कि नहीं? टोटल पॉपुलेशन भी ड्रॉ कर देते हैं एकदम हमारे फेवरेट कलर के साथ, ताकि वो अलग से दिखाई दे। ये रहा मेरा टोटल पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन को आपने क्या जज करना है? स्टेबल रहेगा ना जब हाई बर्थ रेट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय हाई डेथ रेट, यस और नो? 1901 to 21 censuses, India was experiencing which phase of demographic cycle? It was stable population. Why? लिखवा रहे हैं सब कुछ, प्लीज पहले यहां पर लिखो। 1901 से 21 सेंसस में इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग स्टेबल पॉपुलेशन। समझ में आ गया? मेरा लिस्ट का हेडिंग ही वो कह रहा है, बिकॉज हाई बर्थ रेट, टर्म को सप्लीमेंट कर सकते हो, फर्टिलिटी वॉज काउंटर बैलेंस्ड बाय हाई डेथ रेट, मोर्टालिटी। बिल्कुल क्लियर हो गया? 1921 सेंसस, ब्लू कलर से हाईलाइट किया, 1921 census is designated to be watershed census year of the country. watershed management पढ़ेंगे रीजनल प्लानिंग में, वो watershed की बात नहीं कर रहे, relative use of term. watershed मतलब milestone, something which was a very great sort of an achievement. Why 1921 census is identified to be watershed census year? जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, because this was the census year since when mortality, death rate started declining. कैसे? सोचकर देखेंगे, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, यूनाइटेड बंगाल was so flourishing with agriculture. It was one of the most progressive provinces of India. And then in the beginning of 20th century, we had so much of the mass starvations and death, that there was a beginning of saying Bhuka Bengal, which was quite in contradiction to what Bengal used to be. And during that time, India was actually reeling under outbreak of epidemics and mass deaths. Thankfully 1921, अभी भी हम colonial times में, 1921 onwards ऐसा वो mass starvation related death and mass deaths due to outbreak of epidemic control किया गया, and that is the reason mortality started dipping, but fertility आप देख रहे हो बिल्कुल high है। तो ध्यान से देखेंगे 21 से 51 सेंसस के बीच में फेज बी क्या लिखा हमने? ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन। स्लो क्यों? कॉशियस ऑल ऑफ यू, स्लो क्यों? फर्टिलिटी इज हाई, एडिशन पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज स्टैटिक, मोर्टालिटी इज डिपिंग। तो जैसे डिप के साथ गैप बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही, yes or no? And please compare it with 51 to 81. 51 to 81, explosive population growth. Why? Gap is exponentially high. Mind it, 51 से 81 के बीच में population growth and growth rate of population both was strongly very high, and that is the reason इसको भी डाला blue bubble में। 1981 census is also called watershed census year number 2. बताओ भाई क्यों? अरे देखो, फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हुई, फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हुई तो क्या हुआ? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्यों ग्रोथ? क्यों? गैप बिटवीन फर्टिलिटी मोर्टालिटी तो अभी भी है, तो पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी ही। तो ग्रोथ किस चीज की हो रही है? पॉपुलेशन की। वाई? स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग गैप बिटवीन डिपिंग फर्टिलिटी एंड डिप्ड मोर्टालिटी विल डिक्रीज द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। आंसर में नहीं लिखते हो ऐसे, बट अभी समझाने के लिए एक चीज जरूरी है। अभी जूम ब्रॉड कर देंगे, आपको कॉपी करना है, अभी नहीं, लिखवाने के बाद कॉपी करने के लिए बोलेंगे। ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। 1971 to 81 census, 1981 to 91 census, 1991 to 2001 census, 2001 to 2011 censuses। यही है ना हमारे पास। अगर आपने फर्टिलिटी का डिक्लाइन 1981 से शुरू किया तो इसका साफ मतलब है ना कि 81 सेंसस में इंडिया ने हाईएस्ट बर्थ रेट रिकॉर्ड किया होगा, उसी के बाद तो डिक्लाइन है। 1970s was the decade when India experienced population explosion.
आई एम चाइल्ड ऑफ 1970s। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कितना अच्छा लगा ना चाइल्ड बोलने के लिए अपने आप को। चलो, सो 1970s में इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो 70s का डेटा है वो कौन से सेंसस में रिफ्लेक्ट करेगा? 81 में ही। तो ध्यान से देखना, 1981 सेंसस में 24% ऑफ डेकेडल ग्रोथ रेट था हमारा। डेकेडल ग्रोथ रेट 24% था। ध्यान से देखते जाओ। 91 में इट डिक्लाइंड टू 23%, 2001 में 21%, 2011 में इट इज 17%। हैव आई प्रूव्ड? Total population is growing and it is not going to stabilize before 2051, late 60s, 61 सेंसस तक शायद हम रिप्लेसमेंट पर आ जाएंगे। It is not going to stabilize before that, but growth rate of population is on decline। तो हमारा कौन सा फेज चल रहा है अभी डेमोग्राफिक साइकिल का? We are growing with stability and decreasing from 24% of decadal growth rate to 17% is actually achievement। कुछ समझ में आया कि नहीं? yes no बताओ। वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, टेबल आपने बना लिया है, ये डायग्राम आप बनाओगे आफ्टर राइटिंग, ठीक है? ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। हम सारी चीजें आपके विजुअल क्लैरिटी में डाल रहे हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हम इसको जूम कर देंगे, फिर आप इसको कॉपी डाउन करना। सो वी आर राइटिंग द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ईच फेजेस। बुलेट पॉइंट करके लिख लीजिए। लिस्ट आपने बना ही लिया। स्टेबल पॉपुलेशन फेज, स्टेबल पॉपुलेशन फेज represented high birth rate counterbalanced by high death rate। ठीक है? स्टार मार्क स्टेटमेंट। 1921 census, 1921 census is defined to be watershed census year as India successfully controlled mass starvation, अंडरलाइन कीजिए, and epidemic outbreak, अंडरलाइन कीजिए, that is beginning of decrease in death rate, beginning of decrease in death rate। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, in between 21 to 51 censuses, in between 21 to 51 censuses, growth of population thus was experienced growth of population thus was experienced, ब्रैकेट में लिख लीजिए,
as death rate started declining, and birth rate remained at static high level. At static high level. Next point. Between 1951 to 81 censuses, explosive population growth, underline कर लो इसको, explosive population growth was experienced that included, this is also very important, so underline it, that included increasing growth rate of population as well. Increasing growth rate of population as well. आई बात समझ में? Yes, all of us. Why growth rate of population is increasing? क्योंकि फर्टिलिटी लगातार स्टैटिकली हाई है और मोर्टालिटी डिप होती जा रही है. तो 21 से अचानक से तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा नहीं. 21 से 51 में आपने ग्रो करा पॉपुलेशन, बट इट वाज एट अ स्लोअर पेस. 51 to 81 इट वाज एक्सप्लोसिव बिकॉज गैप वाज इमेंस. अब इस गैप से सिर्फ आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ को रिलेट कर रहे हो, नहीं आप एक और चीज को रिलेट कर रहे हो. वो क्या? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई. आई होप इट इज कंफर्टेबल. यस, नो. अब लिखो स्टार मार्क पॉइंट. 1981 census as a watershed census marked the beginning of decline in birth rate. ठीक है. लास्ट पॉइंट. Since 1981 census, Indian demographic cycle is in, अंडरलाइन कर लो इसको, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद, हेल्प करोगे स्टेटमेंट कंप्लीट करने में? ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद, नहीं चाहिए स्टेबिलिटी. डिक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. Decrease in growth rate of population. आ गई बात समझ में? Come on all of us, very clear. एकदम डेमोग्राफिक साइकिल की बात कर रहे हैं जो हमें सेंसस देता है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का एक ग्लिम्स आता है यहां पर. हमें नहीं चाहिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अब आप क्या करोगे? आप ये वाला डायग्राम कॉपी करोगे, साथ में ये टेबल भी कॉपी कर लेना, क्योंकि 24 से अब हमारा ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ, ये प्रूफ करें. एग्जामिनेशन में इस तरह का फैक्ट का डेटा टेबल अच्छी बात नहीं है. अभी हमारे लर्निंग के लिए हमें हेल्प कर सकती है. आई एम जस्ट गिविंग इट अ सेंटर स्टेज ताकि आप इसको आराम से कॉपी डाउन कर लो.
21 और 81 को हमने वाटरशेड सेंसस ईयर बोला है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा ब्लू बबल में डाल दिया। 51 को इसलिए डिमार्केट किया ताकि चारों फेज क्लियरली दिखाई दे, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड टोटल पॉपुलेशन। टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस and birth death rate on vertical. Trend of population is a time demographic cycle as demarcated by Indian census gives me, and I think I have proved beginning of 20th century से लेने से समझना बहुत आसान हो जाता है that we have also experienced a demographic cycle from stable population to growth with stability. अगर हम 1901, 21 सेंसस को छोड़ देते तो एकदम अचानक से कहां से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो गया, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट. सो wherever whatsoever helps me to understand and make me communicate well with the examiner, what is the harm? एक लाइन इंट्रोडक्शन में लिखकर छोड़ दो, मत जाओ ज्यादा ओल्डर पार्ट में. So since 1901 census, Indian demographic cycle demarcated in 4 different phases, we are right now in 4th phase, have registered decline in fertility finally. अच्छा, अब हमारा कंटेम्प्रेरी फेज है, तो इस कंटेम्प्रेरी फेज में हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करने हैं, बहुत ध्यान से सुनना. इसी पेज पर लिखेंगे, इसको और श्रिंक कर देते हैं क्योंकि आपने इसको ड्रॉ भी कर लिया, समझो, उसके बाद लिखवा रहे हैं. In the present phase, that is in the contemporary phase, what is our decadal growth rate of population? 17. 24 से डिक्लाइन करके 17 पर आए हैं. Definitely something which is should be given recognition and we are very proud of it. We are not saying we are not, but ये जो हमारा अब ये हमारे 3 एडिशनल पॉइंट है जो अभी कंटेम्प्रेरी फेज से हम एसोसिएट करें. ग्लोबल डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, आई विल जस्ट राइट GR, अभी आपको डिक्टेट करवा दे रहे, पहले समझो. ग्लोबल डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2010-11 यूएन पॉपुलेशन टेबल, क्योंकि हम 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं, was at 1313%. तो इंडिया का डेकेडल ग्रोथ रेट तो अभी भी बहुत हाई है. Yes, all of us, please be cautious. Among the top 10 most populous countries of the world, 2011, अभी की बात नहीं कर रहे, रैंक की बात भी बिल्कुल नहीं कर रहे. रैंक थोड़ा सा बताएंगे जब सेक्स रेशो पर कंपैरिजन करेंगे, तब जरूरत पड़ेगी. मैप ऑफ वर्ल्ड को इमेजिन करो, इतना तो हम सब जानते हैं. मैप ऑफ वर्ल्ड इमेजिन करो, मैप ऑफ वर्ल्ड वेस्टर्न हेमिस्फेयर से शुरू करो, कोई रैंक की बात नहीं, सिर्फ कंट्रीज बता रहे हैं. वेस्टर्न हेमिस्फेयर से शुरू करा, नॉर्थ अमेरिका आया, कंट्री पिकअप कर लो USA. साउथ अमेरिका में जाओ, कंट्री पिकअप करो ब्राजील. अटलांटिक ओशन को क्रॉस करिए, यूरोप में आइए, कंट्री लीजिए रशिया. मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करो, अफ्रीका में एंटर करो, कंट्री पिकअप करो नाइजीरिया. आई बात समझ में? 4 कॉन्टिनेंट, 4 कंट्रीज. नाम बताओ जरा जल्दी जल्दी. कोई रैंक नहीं, सिर्फ कंट्रीज से फेमिलियर होना चाह रहे हैं. USA, ब्राजील, रशिया, नाइजीरिया. 4 कॉन्टिनेंट्स, 4 कंट्री. आप बोलोगे ना रशिया को यूरोपियन क्यों कह रहे हो? साइबेरियन रशिया इज मच मोर बिगर साइज. सो सिंपल सा लॉजिक है ना, पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं. पॉपुलेशन रशिया इज लार्जली अनइनहैबिटेड व्हेन इट इज साइबेरिया. मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज इन यूरोपियन रशिया, इसलिए रशिया को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं अमंग द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब हमारे पास रह गया कॉन्टिनेंट नेम इज एशिया. पॉपुलेशन में ओशनिया को टच करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ओशनिया में पॉपुलेशन है ही नहीं, ये सोच लो. 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ओशनिया को तो हटा दो अपने राडार से. आ गया कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया. काउंट करना शुरू करो. चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान बन गए टॉप 10 कंट्रीज. दोबारा से बता रहे हैं, रैंक नहीं बताया, कंट्रीज के नाम बताए. विच आर द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डेटा एनालिसिस 2011 पर बेस्ड रहेगा. जहां पर हम 2022 पर आएंगे हम आपको बताएंगे. वी आर रेफरिंग 2022. विच आर द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान. एशिया प्लस रशिया, नाइजीरिया, USA, ब्राजील. हो गया ना काम आसान. Among the top 10 most populous country,
इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो थर्ड हाईएस्ट है. हाउ? नाइजीरिया with 24% of decadal growth rate and Pakistan with 21% of decadal growth rate are only having higher growth rate of population than India. तो 17% पर हम खुश तो बहुत हैं, पर इतना खुश होने की भी बात नहीं है. ये बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट है जो हमें एक जर्क देती है, झटका देती है कि भाई 17% इतना कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है. बट इस झटके के साथ एक सिल्वर लाइनिंग सेंसस में आती है, और वो क्या है? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल अगेन राइट इट हियर, और इसको ही नहीं मिस करना. यही हमारी स्टडी को आगे ले जाता है. EAG states have begun to control birth rate. मतलब 2001 से 2011 के बीच में हमें EAG स्टेट्स के फर्टिलिटी में डिक्लाइन के ग्लिम्स देखने को मिले. EAG स्टेट्स आर 8 empowered action group states, erstwhile बिमारू स्टेट. अब तो खैर नीति आयोग अलग अलग क्राइटेरिया में स्टेट्स को डिवाइड करती है. वी डोंट यूज दीज एक्सप्रेशंस, बट सेंसस डेटा टेबल में अभी भी हम EAG स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेते हैं. हाउ डू आई रिमेंबर EAG स्टेट्स? बहुत आसान तरीका है, और जब भी हम EAG स्टेट्स को पहली बार क्लास में रेफर करते हैं, आई ऑलवेज अटेम्प्ट टू डू दैट. स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में है. आप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ईयर 2000 को रिकॉल करो. 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स को हमने बाइफरकेट किया था. मुझे 6 स्टेट्स के नाम बता दो. अब क्वेश्चन आसान है ना, कोशिश करो. चलो, 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स कौन कौन से थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. कमाली हो गया भाई. उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे. तीनों को बाइफरकेट किया, इसलिए कौन कौन से स्टेट्स बन गए? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. 6 नाम याद हो गए. देयर आर 8 empowered action group states. 6 I have told you, and the other 2 are Rajasthan and Odisha. अब नाम नहीं भूलेगा. What are EAG states? EAG states, the economically laggards, that is the reason they were called Bimaru state by erstwhile Planning Commission. Eventually Planning Commission itself gave it the name Empowered Action Group State, which has carried forward by Niti Aayog. Empowered because they are now into the performing spree. That is the reason we call them. Why it is so important for us to refer them? सोच कर देखो, 81 सेंसस में इंडिया ने अपनी फर्टिलिटी कंट्रोल करने का ग्लिम्स देना शुरू करा. तभी हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन घटना शुरू हुआ. 1981 onwards, 1991 census, 2001 census, decadal growth rate of population was declining because India was controlling its fertility. Mind it, when I'm saying India, it was minus EAG states. मतलब 2001 सेंसस तक जो फर्टिलिटी में डिक्लाइन आ रही है कंट्री में, वो इन 8 स्टेट्स के पार्टिसिपेशन के बिना आ रही है. आर यू गेटिंग इट? एंड व्हाई दीज स्टेट्स आर सो इंपॉर्टेंट? EAG states collectively accounts for 46% of total population of the country. हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, बताओ कन्विंसिंग लगता है कि नहीं? ये जो मुझे, आई विल बी जस्ट एनलार्जिंग इट, ये जो मुझे डेकेडल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 24 से 23, 21, 17, 2-3% पर डेकेड, क्या हम स्पेक्यूलेट करें, हमें नहीं पता कब आएगा डेटा टेबल, पर क्या हम स्पेक्यूलेट करें कि 2011 से 2021 के सेंसस में ये डेकेडल ग्रोथ रेट मुझे ट्रेमेंडस डिप दिखाने की पॉसिबिलिटी रखता है? यस, नो? यस. व्हाई? ये सारे डिक्लाइन विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ EAG स्टेट्स हैं. और जो सिल्वर लाइनिंग है आपके 2011 सेंसस का, वो ये कि EAG स्टेट्स हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग देयर फर्टिलिटी. तभी तो आपको बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बताया, बिहार, उत्तर प्रदेश अमंग द EAG स्टेट डेमोग्राफिकली थोड़ा एडवांस उत्तराखंड है बस. बाकी सब के सबका डेमोग्राफिक विंडो 2040-50 तक खुला हुआ है. क्यों खुला हुआ है? अभी तो फर्टिलिटी कंट्रोल करना शुरू किया. तो अभी किया मतलब
अभी किया मतलब they are here. Yes or no? They are here. So they will be experiencing population growth for a longer time. चलो भाई कॉन्फिडेंट गो अहेड दो, समझ में आ गया. सो व्हेन आई टॉक अबाउट पॉपुलेशन साइकिल ऑफ इंडिया, वी आर इन फेज दैट इज कॉल्ड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. समझ में आ गया. डेकेडल ग्रोथ रेट वी हैव रीच्ड इज 1717%, ये भी समझ में आ गया. बट ये 1717% डिप्ड फ्रॉम 24% इज स्टिल नॉट दैट प्लीजिंग फॉर अस. और उसी को जज करने के लिए 3 टेल एंडर एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं. लास्ट पॉइंट बियॉन्ड द डायग्राम, ट्रेंड खत्म हो जाएगा इसके बाद. लास्ट पॉइंट बनाओ, बबल पॉइंट. एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डेकेडल ग्रोथ रेट. पुट अ डैश एंड मेक 3 सब पॉइंट्स. सब पॉइंट 1, it is still higher than the global decadal growth rate ब्रैकेट में लिख लो 1313%. नेक्स्ट सब पॉइंट बनाइए. इट कंटिन्यूज टू बी third highest from among the top 10 most populous countries. ब्रैकेट में लिख लो नाइजीरिया 24% and Pakistan 21%. Last sub point, EAG states. पहली बार लिख रहे हो तो ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए empowered action group states have started control in their fertility. Put a dash and write down accounting for approximate 46% of the total country's population it is going to induce important change in decadal growth rate. ड्रॉप योर पेन. आपने कम से कम 3 पेज लिख लिया अभी. और अगर एग्जामिनर ने आपको 20 मार्क का क्वेश्चन दिया विच इज आस्किंग टू राइट अबाउट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो मान लीजिए कि इस 3 पेज को आपको श्रिंक करके 30 वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी इज मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन देन ग्रोथ. यस और नो? और मान लीजिए कि क्वेश्चन ही आ गया ग्रोथ में, तब तो पूरी लग्जरी है लिखो. अब इसको श्रिंक करने का मतलब क्या होगा? आपने जो ये टेबल बनाकर ये डायग्राम बनाकर डिटेल्स लिखा वो आप डायग्राम में ही कन्फाइन कर दो. Beginning from 20th century, Indian demographic cycle have experienced 4 phases. Presently, India is experiencing growth with stability.
हो गया ना, हमने इसको लेस देन 20 वर्ड्स बना दिया, साथ में ड्रॉ कर दो डायग्राम और ये टेबल बना दो। अगर एग्जामिनर ने ग्रोथ पर फोकस नहीं दिया तो आपको भी उसी हिसाब से कंटेंट को श्रिंक एंड एनलार्ज करना पड़ेगा। अब पहले बताओ, ग्रोथ क्लियर हो गया बिल्कुल। अब इसके आगे जो कुछ भी जुड़ेगा, मतलब 2021 सेंसस मान लीजिए हमारे सामने डेटा टेबल आ जाता है, तो वी कैन इजिली असेस कि भाई 17% से कुछ 16 या 15% नहीं होना चाहिए, कुछ हायर डिक्रीज दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो डिक्रीज हमें दिखाई दी है दैट इज विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ईएजी स्टेट्स। ठीक है, अब ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैप ऑफ इंडिया का इतना सारा जजमेंट दिया था, अब जरा उसके बारे में सोचो थोड़ा सा ध्यान से। लिखवाएंगे अभी नहीं, लिखवाएंगे कल, ध्यान से सुनना। ग्रोथ समझ में आ गया। वी एज ज्योग्राफर्स आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ टाइम, बट हमारा मेन फोकस होता है पैटर्न पर। तो अब हम आ गए पैटर्न पर। जब हम पैटर्न पर आते हैं तो सबसे पहली चीज हम एग्जामिनर को बताते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन। कभी मत छोड़ना, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। हाईली अनइवन एज जज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हम कोई भी फैक्टर से इंट्रोडक्शन शुरू नहीं करें, क्योंकि फैक्टर सब स्टेट्स के डिस्क्रिप्शन में आता जाएगा। टोटल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लेना शुरू करें तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप को रिकॉल करो। 2011 सेंसस है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, टॉप 3 आ गए, प्लस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश विद तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। हमने सिर्फ 6 स्टेट्स काउंट करे, दोबारा से काउंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। खाली 6 स्टेट्स accounts for more than 50% of country's total population. मतलब as geographer if I have to learn pattern of population, total population मेरी किसी मदद का नहीं, 6 स्टेट्स के आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो इसको लिखो जरूर बट साइड में हटा दो। तो कौन सा मेजर है जो मुझे ज्यादा हेल्प करता है टू लर्न पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? अब जिस तरह से हमने मैप ऑफ इंडिया से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था, सोच कर देखना वो कितना इजी, आसान बना देता है पैटर्न को विजुअलाइज करना। आई टेक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक द पैटर्न ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लॉजिकल फॉर मी। डेंसिटी, persons per square kilometer. So it tends to wipe off the differences of total population, geographical size of the location, सब कुछ को हटाकर मुझे एक बड़ा अच्छा सा कंपैरिजन दे देता है। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 2011 सेंसस इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी हैज बीन 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 41 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 41 382। इंडिया इज अ डेंस क्लस्टर्ड कंट्री, होना भी चाहिए। 2.4% ऑफ टोटल लैंड एंड 17.5%, 2011 का सेंसस रेफर कर रहे हैं, 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वी हैव टू बी डेंस क्लस्टर्ड। इज दिस सफिशिएंट? नहीं। इंडिया इज डिवाइडेड, अभी यूनियन टेरिटरीज को साइड में रख रहे हैं। इंडिया इज डिवाइडेड, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: डेंस क्लस्टर्ड, moderately clustered and sparse clustered. Dense clustered, all plains. आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कोई रैंक नहीं, पंजाब से असम। एग्जामिनर को कुछ वैल्यूज तो देने चाहिए। तो डेंसेस्ट क्लस्टर्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज बिहार, 1100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री का एवरेज क्या है? 382। तो आप 1-2 वैल्यूज लिखो, अदरवाइज पहले पैटर्न क्लियर करो। नदर्न प्लेन्स, सारे के सारे स्टेट, पंजाब से लेकर असम तक, कौन सा पॉपुलेशन डेंसिटी में आते हैं? डेंस। रीजन सबका अलग अलग है, बाद में बात करते हैं। इसके अलावा 4 पेनिनसुलर स्टेट्स, कौन कौन से? रैंक में तीसरा डेंस क्लस्टर्ड केरला है। सो प्लीज विजुअलाइज एंड काउंट। केरला, तमिलनाडु, झारखंड, गोवा। दोबारा से बोल रहे हैं, विच आर द डेंस क्लस्टर्ड स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यूनियन टेरिटरी अभी साइड में। Which are the dense clustered states of our country? Punjab to Assam and 4 peninsular states: Kerala, Tamil Nadu, Jharkhand, Goa. Goa tourism attractiveness, Jharkhand industrial attractiveness, Tamil Nadu industrial and agricultural attractiveness, Kerala
एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म अट्रैक्टिवनेस। केरला को हाई ग्रोथ स्टेट नहीं बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? और नदर्न प्लेन्स की बात करो, वाई पंजाब, हरियाणा एंड असम आर डेंस क्लस्टर्ड? बिकॉज दे आर एग्रीकल्चरली अट्रैक्टिव। Bihar and Uttar Pradesh are dense clustered not because they are attractive, but because they have got surplus population. Come on, leaders of EAG states. उनके खुद का पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो होगा ही। येस और नो? बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स एरिया फॉर इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। वो डिटेल्स हम बाद में क्रिएट करते हैं। जरा मेंटल पैटर्न क्रिएट करो एंड आई एम क्लोजिंग डाउन ऑन इट। ध्यान से, आई हैव क्रिएटेड आउट अ मेंटल पैटर्न। यूनियन टेरिटरीज को थोड़ी देर में ऐड करते हैं। ऑल द नदर्न प्लेन स्टेट्स एंड 4 पेनिनसुलर स्टेट्स आर डेंस क्लस्टर्ड। जरा नॉर्थ ईस्ट मैप ऑफ इंडिया को रिकॉल करते हैं। कौन सा स्टेट ऑलरेडी आउट हो गया? ऑड मैन आउट, असम। बाकी सबको हमने अपलैंड में काउंट करा था। अब इसमें 2 और को बाहर निकालो। वन इज मेघालय और दूसरा इज त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी में जाता है। फिर से असम गया डेंस क्लस्टर्ड में, मेघालय और त्रिपुरा जा रहा है मॉडरेट में। रीजन उसका थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव है, बाद में बात करते हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स बच गए नॉर्थ ईस्ट में? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स इनिशियल टाइपिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जरूर आंसर करिए। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सोचकर देखने वाली बात है, इन सब में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी लोअर देन कंट्रीज एवरेज। क्यों भाई? माउंटेनस एरिया है, कैरिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन यहां पर मिजोरम इज एन एक्सेप्शन। बहुत ध्यान से सुनना। अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश इज लीस्ट डेंस क्लस्टर्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री। उसका पॉपुलेशन डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहां पर है। मिट गया। बिकॉज अरुणाचल प्रदेश यहां पर है। वाई इट इज हेयर? इट हैज गॉट डोमिनेंस ऑफ प्रिमिटिव पॉपुलेशन, ट्राइबल। मिजोरम की भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, अरुणाचल के बराबर कम नहीं है पर कम है। क्यों? बिकॉज मिजोरम इज हेयर, 0 पॉपुलेशन ग्रोथ। मिजोरम इज कल्चरली मोस्ट एडवांस्ड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो मिजोरम के लिए ये कह देना कि पॉपुलेशन डेंसिटी स्पार्स है क्योंकि माउंटेनस है, अनफेवरेबल है, गलत हो गया। तो कुछ कुछ पिन पॉइंटिंग एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उन स्टेट्स के नाम बताओ जिनको हमने कहा था मिक्स है, प्लाट्यू और प्लेन। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ऑलरेडी आउट हो चुके, डोंट काउंट देम। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये ऑल ऑफ अस। एंड 4 को काउंट करा था ओनली प्लाट्यू। अब ऑड मैन आउट निकालो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय और त्रिपुरा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय और त्रिपुरा माइनस करके बाकी जितने मॉडरेट क्लस्टर्ड स्टेट्स हैं, दे आर मॉडरेट क्लस्टर्ड बिकॉज they combine dense clustered and sparse clustered location in their domain. Great Indian Desert, sparse. Rest of Rajasthan, dense is equal to Rajasthan is moderate. Run of Kutch, sparse. Rest of Gujarat, dense is equal to moderate. I hope you are understanding. Same goes with Narmada, Tapi, Chambal Valley, Malwa Plateau, Madhya Pradesh, dense. बाकी ईस्टर्न मध्य प्रदेश स्पार्स इज इक्वल टू मॉडरेट. डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एंड प्लाट्यू इंटीरियर्स डेंस एंड स्पार्स मॉडरेट. कौन से 4 स्टेट्स को अलग निकाल दिया? दे आर ऑल्सो मॉडरेट बट दे आर नॉट हैविंग दिस लॉजिक विद देम. कम ऑन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय एंड त्रिपुरा. बना पैटर्न. ऑल यूनियन टेरिटरीज आर डेंस क्लस्टर्ड इन द कंट्री एक्सेप्ट अंडमान निकोबार. दादर नगर हवेली, दमन दीव अलग अलग है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी नहीं है. ऑल द यूनियन टेरिटरीज आर डेंस क्लस्टर्ड एक्सेप्ट अंडमान निकोबार.
अंडमान निकोबार इज स्पार्सेस्ट क्लस्टर्ड यूनियन टेरिटरी, तो कुछ कुछ वैल्यूज लिखना बनता है, 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एनसीटी कई बार बता चुके, डेंसेस्ट क्लस्टर 11,000। क्या रीजन है भाई कि यूनियन टेरिटरीज डेंस क्लस्टर्ड है? इतनी छोटी हैं कि हम तो नॉर्मली इग्नोर करते हैं उनको अपने स्टडी में। ऑल यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉल इन साइज, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा। बट दिल्ली में 11,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, चंडीगढ़ में 9,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ साइज से तो नहीं जस्टिफाई होता। दे आर पॉलिटिको इकोनॉमिक अट्रैक्टिव सेंटर्स, Delhi being administrative capital of India and Chandigarh being administrative capital of two important agrarian states of our country. आप इतना मैसिव डिस्क्रिप्शन दे देते हो एग्जामिनर को कि एग्जामिनर कहीं से मार्क्स को डिडक्ट ही नहीं करेगा। कितना चेंज आएगा पॉपुलेशन पैटर्न में अगर 2021 का सेंसस भी आता है? ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश स्पार्स क्लस्टर्ड हो जाएगा। मोर और लेस तो सिनारियो यही रहेगा। वही है कि फिगर्स थोड़े से इधर उधर चेंज हो जाते हैं, तो हम अपने आंसर में फिगर्स पर इतना फोकस रखते ही नहीं, सिर्फ जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हम उसको जस्टिफाई करते हैं। थोड़ा सा पैटर्न क्लियर हुआ? यस और नो? वो क्लैरिटी इधर आ गई तो रजिस्टर में नहीं भी लिखो तो भी काम चलता है, सिर्फ रजिस्टर में लिखो और यहां क्लैरिटी नहीं आए तो फिर वो क्या है, बुक्स पड़ी हुई है मेरे बुक शेल्फ में, ये भी पड़ा रहेगा। You have to understand the pattern to proceed further with the study. I'll make you write pattern. पैटर्न में कोई भी डाउट है तो नो वरीज, मेरे ख्याल से ये चीज पूरी क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर नहीं हुई तो डू वरी एंड रीड इट, मेक श्योर दैट इट इज डन, एंड आई विल बी बिगिनिंग अप रिपीटिंग इट, मेक यू राइट द पैटर्न एंड देन विल प्रोसीड विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स वन बाय वन। हाउ वाज द क्लास? मजा आया? चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट। वर्चुअल क्लास आ गया अच्छा पसंद? चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। हाँ जी रखो, कोई बात नहीं, बस इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ साथ रहेंगे, तो जब बाउंड्रीज वगैरह पढ़ने की बात आएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैनेज कर पाओगे, रहो इसी के साथ। बोलो। Tourists are temporary residents of a